भव्य स्वागत के बीच पूर्व भाजपा नेता शंभू शर्मा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी में शामिल हो गए। आरएलपी प्रदेश मंत्री रामस्वरूप चौधरी के नेतृत्व में स्थानीय कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले अजमेर प्रवास के दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शर्मा को पार्टी सदस्यता दिलाई थी। स्वागत समारोह के बाद हुई प्रेस वार्ता में शंभू शर्मा ने शहर की मौजूदा व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ 3 की जनता समस्याओं से कराह रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कान में रुई डाल रखी है। शर्मा के अनुसार नेताओं का ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाने में ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी भी जनता की सुनवाई के बजाय जनप्रतिनिधियों की खुशामद में लगे रहते हैं। शर्मा ने कहा कि उन्होंने आरएलपी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि वे आमजन की मूलभूत जरूरतों को लेकर संघर्ष करना चाहते हैं। उन्होंने हनुमान बेनीवाल की किसान युवा कामगार केंद्रित राजनीति को अपनी प्रेरणा बताया। उन्होंने घोषणा की कि आरएलपी आगामी नगरीय और पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी और 2028 विधानसभा चुनाव के लिए भी किशनगढ़ से मजबूत उम्मीदवार पेश करेगी। कार्यक्रम में उटड़ा निवासी शरीफ मोहम्मद ने भी आरएलपी की सदस्यता ली। इस मौके पर रामस्वरूप चौधरी, शाहिद खान, कुसुम कोठारी, हरि संघारिया, राजेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएलपी पार्टी ज्वाइन की आपने? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, क्योंकि आप कद्दावर नेता रहे हैं भाजपा के। देखिए, मैं संक्षिप्त में पहले मेरा जो राजनीतिक जीवन रहा उस जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। बचपन से ही महाविद्यालय में मैं कल्चर सेक्रेटरी था, तो वहीं से मैं नेतृत्व करने की और ये जो राजनीतिक लाइन में आने की मेरी हॉबी रही। तो मैं 78 के अंदर ही पढ़ाई करते हुए 78 के अंदर जब जनता पार्टी बनी तो मैं वार्ड का अध्यक्ष बना। के अध्यक्ष हैं ओम जी बिरला, उस समय कोटा से अध्यक्ष थे और मैं अजमेर से था। आज तो अजमेर देहात और शहर अलग है, उस समय शहर केवल एक ही था। उस पूरे अजमेर जिले का मैं जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद पार्टी जितना भी जो काम देती कि मैं करता गया, लेकिन जिले के रूप में भारतीय जनता पार्टी में 4 बार में जिला मंत्री, 4 बार में जिला उपाध्यक्ष, 1 बार में जिला महामंत्री, 1 बार में जिला कोषाध्यक्ष। ये मैं बड़े बड़े पद बता रहा हूँ, जो और अन्य पदों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके पश्चात जिलाध्यक्ष का नंबर था, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा नहीं थी। उन्होंने उचित इसलिए समझा कि शायद उन पे कोई ब्रेक लग जाएगा, तो उन्होंने रोकने का प्रयास पूरा किया। उसके अलावा भी प्रदेश में जब भी कोई नियुक्ति की बात आई तो लोगों ने रोकने का प्रयास किया। कभी कोई सरकार आ गई और कोई नियुक्ति होनी है तो उसमें भी रोकने का प्रयास किया। मुझे जब वार्ड का टिकट मिला, प्रदेश से टिकट आ गया, उसके बाद में केवल 2:58 3 बजे तक फॉर्म जमा किए जाते हैं। 2 मिनट में मेरे को सूचना मिली कि आपके फॉर्म में वो व्हाइट पेपर फेर के और उन्होंने दूसरा नाम लिख दिया। तो जब प्रदेश ने टिकट दे दिया और प्रदेश की अवहेलना हुई है, मैंने प्रदेश से शिकायत की, प्रदेश ने कुछ ही नहीं कहा। नहीं जाने कौन से क्या संबंध है कि प्रदेश भी मौन हो गया। तो जब मुझे ऐसा लगा कोई बोलने वाला ही नहीं है, एक व्यक्ति जो चाहे जो कर रहा है, तो ये बात मेरे को उस समय से ही थोड़ी बुरी लगी। लेकिन ठीक है, उस समय मेरे को गुस्सा आया और चूंकि मेरे साथ में जाति हुई, उस जाति को मैंने गुस्सा उतारने के लिए कुछ दिनों के लिए मैं सुरेश टांग के साथ भी गया। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, गया मैं इसलिए गया कि जो मेरे साथ किया गया मैं उसका उत्तर दे दूं, और मैंने आपने देखा होगा वो उसका उत्तर मिला भी उसको। अब उसके बाद में पार्टी का भाई अब आपका काम हो गया, मैंने कहा हो गया, तो अब आप पार्टी का काम करो। मैंने ठीक करेंगे, और मैंने कभी मना नहीं किया। मैं तो अभी 20 दिन पहले भी काम कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन विगत 6 महीनों से मैं बराबर कह रहा हूं कि पार्टी सही लाइन पर नहीं है। न तो पार्टी में अनुशासन है, न पार्टी को कोई मानने वाला है और न पार्टी को जानने वाला है। आज जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा पूछ ली जाए तो उनको मालूम नहीं। लेकिन मैं तो उस समय का कार्यकर्ता हूं जब लड़ने वाला कैंडिडेट नहीं मिलता था, और हम केवल कैंडिडेट को हराने के लिए खड़ा करते थे। लेकिन हमने मेहनत की,
हम वार वार घूमे, फाटक बार हमारी स्थिति खराब थी, परशम हमारी स्थिति खराब थी, आजाद नगर में हमारी स्थिति खराब थी, फाटक बार तो क्या घुस ही नहीं सकते थे। ये स्थिति थी, साफ शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम बराबर गए, लोगों ने संपर्क किया और पूरे किशनगढ़ में ही नहीं। जब मुझे जिलाध्यक्ष का कार्यभार मिला तो मैंने जो टीम बनाई, ब्यावर के जो पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष रहे देवी शंकर जी बुजरा, वो मेरे महामंत्री थे। विजयनगर से नवीन जी शर्मा मेरे उपाध्यक्ष थे। ऐसे करके पूरे जिले में मैंने पूरी टीम खड़ी की उस समय, जब कोई व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। और टीम ने इतना बढ़िया काम किया कि पूरे जिले में अच्छा काम खड़ा कर दिया। अब जब काम खड़ा हो गया तो जब 80 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमने देखा विधानसभा के लिए कैंडिडेट किसको खड़ा किया जाए, तो उस समय जगजीत सिंह जी को खड़ा किया। जो जगजीत सिंह जी को प्रथम बार जब खड़ा किया 10,800 समथिंग वोट आए होंगे, लेकिन हमें एक कैंडिडेट अच्छा मिल गया। उसके बाद हमने रिपीट किया, वो जीत गए, दूसरी बार जीत गए। इस प्रकार से फिर कभी हारे कभी जीते, ये बात चलती रही। जब लगा भाई कैंडिडेट को अब चेंज करने की आवश्यकता हो गई, तो बाघेल जी उस समय मार्बल का काम करते थे, तो बाघेल जी को भी ढूंढ ढूंढा के हम लेके आए और ढूंढ ढूंढा के ला करके उनको कैंडिडेट बनाया, उनका गांव गांव में परिचय करवाया। लोगों ने पूछा ये है कौन? मैंने कहा ये बाघेल चौधरी है और मार्बल का काम करते हैं, अच्छे वैसा ही है और जाति से जाट है और बहुत बढ़िया आदमी है, हम कहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनको हमने पूरा परिचालित किया, उनका पूरा चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ा के उनको एमएलए भी बनाया। वो आपको सब विदित है, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद फिर चुनाव लड़ा तो इनकी कुछ कमियां रही उस कार्यकाल में, उसके कारण से ये हार गए। फिर भी पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो सिटी के मेरे का रहता है ना, फिर टिकट दिया, फिर ये जीत गए। लेकिन मैं सोचता रहा भाई कम से कम इनमें कुछ दिनों में तो समझ आई होगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेह नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, भले ही केंद्रीय राज्य मंत्री हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता का काम नहीं होता तो जनता के लिए चाहे केंद्रीय मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो स्थितियां हैं वो ऐसी हो गई है कि कार्यकर्ता मन ही मन में घुटन महसूस कर रहा है। और मैं जो कह रहा हूं, आप व्यक्ति से कभी किसी से चर्चा करके देखिए। मेरी बात अगर आपको झूठ लगे तो आप कहना भाई समूह झूठ बोल रहे थे। आम जनता ये कहती है कि हमारी कोई बोलने वाला नहीं है। आज आम जनता इसलिए भी देख रही है कि एक उम्मीदवार जो बना हुआ है वो आप उस उम्मीदवार बनने के लिए दूसरे पत्थर फेंकता है, जो उम्मीदवार है वो उस पर पत्थर फेंकता है, दोनों मिलकर तीसरे पे पत्थर फेंकते हैं और वो मिलकर दोनों पे पत्थर फेंकता है। तो अरे भाई उसकी न्यूज तो आ रही है बराबर कि इसने आज इस पे पत्थर फेंक दिया, आज इसने इस पे पत्थर फेंक दिया, लेकिन जनता की कोई बात करने वाला नहीं है। और कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं जो कई बार मैं देखता हूँ आती है, सोशल मीडिया पे आती है, अखबारों में आती है। मैंने 5 साल पहले जो न्यूज पढ़ी वही न्यूज में आज पढ़ रहा हूँ कि ये काम हो गया, अब होने वाला है। अरे भाई 5 साल पहले ही बड़ी न्यूज, तो धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये रही कि चूंकि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, तो आम जनता में ये पहचान हो गई ये काम करा सकते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। अब दिन भर में 4-5 केस हमारे पास आते हैं, कभी विद्युत विभाग का आएगा, कभी इसका ये हॉस्पिटल का आएगा, वायन का आएगा, कभी कोई आएगा कि भाई साहब उसका ऐसा करा दो, उसको उसने ऐसा कर दिया, उसने। अब कहे किसको कहे, कुछ सुनने वाला नहीं है। प्रदेश से शिकायत की, अब नहीं जाने उन्होंने क्या खिला दिया, उनको भगवान ही जाने, वही नहीं सुनते। अब नहीं सुनते तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी। और मेरा उद्देश्य, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, मेरे आप सब घर के मिलने वाले हो, मेरा उद्देश्य कोई एमएलए बनना, सांसद बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि किशनगढ़ की जनता का काम हो और जो आदमी पीड़ित है उसके लिए हम खड़े हो सके। इसी कारण मैंने आरएलपी ज्वाइन की है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा इसी साथ में, ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी ये तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाएगा, और हो गया, समझ लो, ये समझ लो हो गया। और नगर परिषद के 60 के 60 वार्डों में आरएलपी चुनाव लड़ेगी, पंचायत चुनाव पूरे लड़ेगी, एमएलए का चुनाव भी किशनगढ़ से लड़ा जाएगा। यह तय करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे। वो किसको टिकट सुप्रीमो मान लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मान लो, हनुमान जी बेनीवाल रहेंगे। वो तय करेंगे कि किसको उम्मीदवार बनाना है, क्या बनाना है। हमसे राय लेंगे, हम चर्चा करेंगे तो बता देंगे, बाकी तय वो करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि यदि फिलहाल
अगर नजदीक में नगरपालिका चुनाव आया तो 60 के 60 वार्डों से आरएलपी चुनाव लड़ेगी, ये बात क्लियर तय है। आपके और 5 साल पहले टिकट कटा था, बिल्कुल क्या कारण रहे जो अब जाके आपने? बिल्कुल सही कर रहे हो आप, सही कर रहे हो। उस समय मैंने प्रदेश अध्यक्ष से वादा किया था, मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ। सतीश जी पूनिया थे उस समय मेरे प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि वो मेरे से जूनियर है, मेरे सीनियर नहीं हो। मैं जब जिलाध्यक्ष था तो भूपेंद्र जी यादव जो आज केंद्रीय मिनिस्टर है, वो भी अजमेर के अंदर एलएलबी किया करते थे, और उस समय वो कई बार कह चुके थे मेरे को टीम में लो ऐसा, लेकिन नहीं बैठ पाया कोई। वो भी जूनियर थे आपके? हाँ बता रहा है, जो बात आप मालूम कर लो, पूरी जिले से मालूम कर लो। आज मैंने धर्मेंद्र जी गहलोत का उसमें सोशल मीडिया पर देखा था, वो कह रहे हैं कि 2003 में देवेंद्र जी आप आए थे, मैं तो 86 के अंदर वहाँ आंदोलन करता था, मैं तो देवेंद्र जी थे ना, अमिताभ बघेल थी, कोई नहीं था, मैं करता था आंदोलन सारे। और उसके बाद धर्मेंद्र जी गहलोत वो 2000 के आसपास में वो उपसभापति बने, उस समय उपसभापति था शायद, और वो उनको बता रहे हैं मैं 2003 में तो से पहले तो मैं था, वो मेरे गुरु कैसे हो गए, तो मैं कह रहा हूँ फिर मैं क्या हूं ये बताओ आप, मैं तो 86 से काम कर रहा हूं। तो अब आप इस बात का आप ही फैसला कर सकते हो मैं कितना अपना, लेकिन आपका जवाब मैं देना भूल गया था। आपने कहा 5 साल हो गए, उस समय क्या हुआ था, सतीश जी पुनिया मेरा एक वादा हो गया था, उन्होंने ये कहा था शंभू जी ठीक है आपका जो आक्रोश है आप निकालो, और आपको जो परिणाम देना है वो भी दो। अब इतनी बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष से मेरी यदि होती है, कोई प्रदेश अध्यक्ष हर एक को नहीं कर सकता ये बात, आप भी समझते हो, लेकिन आपको परिणाम देने के बाद में पार्टी में काम करना है। मैंने कहा ये मेरा वादा रहा। जब जो ही चुनाव का परिणाम आया उसके दूसरे दिन मेरा फोन आ गया कि शंभू जी आपका काम हो गया। मैंने कहा हो गया भाई साहब, चलो बताइए। मैंने कहा थैंक यू भाई साहब। उन्होंने कहा अब आपको काम करना है, परीक्षण शिविर तय करने हैं। मैंने ठीक भाई साहब, तो आपको मेरसा जाना है। तो मैं नागौर जिले के 2 जिले हो गए थे, एक शहर जिला एक देहात जिला में, उस टाइप से हो गए थे। तो मैं उसी समय मेरसा गया और परीक्षण शिविर लेके आया हूँ उनका। उसके बाद 10 परीक्षण शिविर हाथों हाथ मेरे को दे दिए जो मैं अजमेर में लेता रहा। अजमेर में, विजयनगर, मसूदा सब जगह मिल लिए। अब मैंने कहा ठीक है, पार्टी अगर रूटीन से चल रही है और बात को मान भी रही है, वापस भी अपन को इतना सम्मान नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे कानों में सबके तेल डाल के सो गए, कोई शिकायत करो कोई जवाब देने वाला नहीं। और उस समय मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूं, देखो कि मैंने उनको कहा था यदि भाई साहब आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत काम किया है तो आप मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दो। लेकिन एक बात है, ये प्रकरण निशान से शुरू हुआ था और जिस आदमी ने अवहेलना की और गलती की उस आदमी को आप 6 साल के लिए बाहर निकाल दो, मैं 6 साल के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो सकी, क्योंकि कैसे हिम्मत होती आप भी समझते हो सब। तो ठीक है, उस समय मैं समझ गया कि ऊपर से उन्होंने अपना जाल अच्छा बिछा दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये सोचता रहा कि शायद पार्टी कार्यकर्ता की पूछ करेगी, कार्यकर्ता की पीड़ा को समझेगी, कार्यकर्ता को गले लगाएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हुआ गले लगाना और सम्मान मिलना दूर की बात, बेइज्जती करना शुरू होगी। मतलब जगह जगह उनका सम्मान तो बहुत दूर कोसों दूर उनका अपमान करना शुरू कर दिया। तो अपमान की घूट में कितने दिन पिसा। और एक बात भी है, देखो केवल बातों से पेट नहीं भरता है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की ये जो घोषणाएं जो आती रहती है ना, दरअसल पे आप देखते हो, आप किशनगढ़ की जो स्थिति है ना, आपको ध्यान है, आप एक एक गली में घूम के देख लो क्या स्थिति है किशनगढ़ की। जगह जगह दुनिया भर के खड्डे। आप इसे निकल जाओ पुलिया से, रूबनगढ़ रोड के से, उसमें कोई 10 जगह खड्डे होंगे। मैं कह रहा हूं अगर जहां कोई केंद्रीय मिनिस्टर होता हो, जहां कोई बड़े बड़े सारी डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ है, उसके बावजूद क्या आप पुलिया पे इतना सा काम नहीं करा सकते क्या? अगर कोई मोटरसाइकिल और फर्स्ट स्पीड निकल जाए तो मैं कह रहा हूं सीधा पुलिया के नीचे आया हूं। तो ये सारी बातें, और आम जनता को जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, आम जनता के काम हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परेशान होकर के मजदूर परेशान, किसान परेशान, युवा परेशान, आम नागरिक परेशान, व्यापारी परेशान। तो अब बच्चा कौन, मुझे बताओ। आज मैं भी आ रहा था तो मुझे एक फोन आया था, मैं आपको, उन्होंने पूरी जानकारी मेरे को नहीं दी, लेकिन मैं शोर से बता दूं मेरे को आप। वो है मजदूर संघ के विश्राम जी मालाकार। उन्होंने मेरे को कहा भाई साहब यह एक श्रम बोर्ड का है कि वो खुला हुआ है मजदूरों का, उसका जो श्रमिकों का पैसा आता है वो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी का जाते हैं, और वो पैसा
दूसरे का नाम चढ़ा के शो कर देते हैं। और मैंने सब जगह शिकायत कर दी, मुख्यमंत्री तक की जगह भी मैंने शिकायत कर दी, लेकिन वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। या मैंने केंद्रीय मंत्री से शिकायत कर दी, वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूं, अब आप मजदूरों के पैसे खा रहे हो, इससे ज्यादा बड़ी बात तो क्या होगी? कितनी शर्मनाक बात है ये कि जो मजदूर दिन भर धूप में सर्दी में काम करता है और उसका हक का पैसा आता है और वो पैसा भी आप खा जाते हो, तो इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। किसानों को भी क्या है, बार बार झूठ से उनका हर बार दिलासा का काम करते हैं। आपको दिलासा दे दी फिर चुप कर दिया, दिलासा दे दी फिर चुप कर दिया। इसी प्रकार से सारी इनकी योजनाएं हैं। तो आम पब्लिक, जब हम कार्यकर्ता तो थे तो हमें ही पूछेंगे और किससे पूछेंगे? तो जवाब देने में हम असमर्थ हो गए थे और मुझे लगने लगा कि किशनगढ़ की जनता की आवाज सुनने वाला आज कोई भी नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी छोड़ के चले गए थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। नहीं, विधानसभा चुनाव में नहीं गया था मैं। विधानसभा चुनाव में मैंने टिकट मांगा था, नगर पालिका चुनाव बताया मैंने आपको, तो वो तो प्रकरण बता दिया था मैंने आपको भी। विधानसभा में तो मैंने पार्टी से टिकट मांगा था। क्यों चुनी आपने? वो पार्टियां भी हैं, ऐसा क्या लगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, देखो आपकी आवाज, आपको मान सम्मान मिलेगा? देखो, आरएलपी, मेरी बात सुनो, आज की तारीख में आरएलपी छोटी पार्टी जरूर हो सकती है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आरएलपी का जो संघर्ष है वो ये क्लियर संदेश दे रहा है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बहुत मजबूती के साथ में इन दोनों दलों से भी मजबूत स्थिति में पैदा होने जा रहा है। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता आपको। क्यों कि आज मजदूर की बात आरएलपी सुनती है, आज किसान की बात आरएलपी सुनती है, आज युवा की बात आरएलपी सुनती है। जगह जगह संघर्ष करना हो। एक बात कहो, हनुमान जी बेनीवाल जयपुर से, नागौर से कहीं भी जाकर के, चाहे बीकानेर जाना पड़े, चाहे कहीं जोधपुर जाना पड़े, और जाकर संघर्ष करते हैं, तो आप क्या समझते हो? क्या वो संघर्ष करके लोगों की जनता के बीच में जाकर के उनको राहत नहीं देते? देते हैं ना। तो मुझे ये एहसास हुआ कि आरएलपी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की बात करेगी और उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। और मैं आज आपको एक बात और कह दूं कि आरएलपी बहुत ही जल्दी एक अभियान चलाएगी, और वो अभियान ये होगा, एक चेतावनी अभियान होगा। पहले ये जितने भी डिपार्टमेंट है, हम वहां आंदोलन नहीं करेंगे, पहले उनको एक बार जाकर के बहुत प्यार से एक पुष्प देकर के चेतावनी दे के आएंगे कि आपके डरे सुधार लो, और आपकी शिकायत आम जनता में हमको मालूम पड़ गई तो फिर ये समझ लो, चाहे हमें खून बहाना पड़े तो खून बहा देंगे हम, लेकिन चुप बैठने वाले हम नहीं। बिल्कुल, हम कोई डिपार्टमेंट हो ईट रेट बजा देंगे, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा मंत्री हो, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं। ये मैं आज आपको वादे के साथ में कह रहा हूं। और मैंने 86 में जिन लोगों ने मुझे राजनीति देखा है वो लोग मुझे जानते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ये चेतावनी से मानते हैं, अगर रूटीन सही करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से शिकायत आएगी तो आरएलपी बराबर धरने देगी, आंदोलन करेगी, और अगर जरूरत पड़ गई तो चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम बड़े से बड़ा वो कदम उठाएंगे। लेकिन इन अधिकारियों की और इन लोगों की, जो लोग आज धंधे में लगे हुए हैं, अब आप समझ रहे हो, मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेता, किशनगढ़ की जनता को तो भूल गए और धंधे में लग गए। अरे भाई, धंधा करो, लेकिन किसान की जनता का तो ध्यान दो कम से कम। तो मैं आज आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं। पट्टों की जो रामला है, आज बार बार महिमा मंडित होते हैं खुद ही। हमने राजस्थान में सबसे ज्यादा पट्टे दबार दिए। मैं आया, मेरे को 4 मिल गए कि भाई साहब मेरा पट्टा नहीं मिल रहा है। अरे भाई, तो उनके पट्टे क्यों नहीं मिल रहे? तुमने इतने पट्टे मार दिए, उनको दो बेचारे को। लेकिन जब तक उनको 10 शकट नहीं मिलाएंगे तो जब तक उनका हेतु पूरा कैसे होगा? वो थकेंगे जब पूछेंगे भाई आगे आप चाहते क्या हो, तो वो आप जानते हो, सब पत्रकार लोग सब जानते हैं वो क्या कहेंगे। और इस प्रकार के पट्टे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तो इसका सारा आगामी चुनाव है और अचानक शंभू शर्मा जी, बिल्कुल राइट। तो ये क्या कोई राजनीतिक एजेंडा है? मैं आप नहीं, मैं बात सुनो, चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो और चाहे आम जनता का आदमी हो, वो जो राजनीति में आज तक देखता है ना, उसको देख करके यही सोचेगा। मैं आपको, आप सब साक्षी हो इस बात के, मेरा हेतु ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। न मैं चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आया हूं और न चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं। ये बात तो तय राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जाने, उनका काम जाने।
लेकिन आरएलपी के माध्यम से जन जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम कितनी भागदौड़ कर सकते हैं, कितना संघर्ष कर सकते हैं, क्यों कि वहां नहीं हो सकती। सरकार है, आप बोलोगे तो आप तो विरोध में बोल रहे हो, आप आवाज नहीं उठा सकते। यदि आप उनको कहोगे तो काम होगा नहीं, तो मुंह बंद, हाथ में बांध दिए गए, तो करें तो क्या करें। और हमारा तो शुरू का जीवन संघर्ष में ही रहा है। तो वैसे व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, कोई व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, जिसका दिमाग जैसा चलेगा वो सोच सकता है। अभी विगत 2 दिनों में जो घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम में व्हाट्सएप पर कई, जैसे व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, सोशल मीडिया में, जिनके सही दिमाग में था उन्होंने सही लिखा, 2-3 के दिमाग में जो गलत था वो गलत लिखा। तो कर क्या सकते हैं, जिनका दिमाग जितना चलेगा वो उतना ही तो बोलेगा और उतना ही दिखेगा वो। बाकी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं कोई चुनाव लड़ने की भावना से आरएलपी में नहीं आया हूँ। मैं जनता के लिए संघर्ष करने के लिए आरएलपी में आया हूँ और संघर्ष करूंगा, जनता का हक दिलाऊंगा और जनता के लिए काम करूंगा और आरएलपी को मजबूत करूंगा। और आरएलपी एक दिन इन दोनों पार्टियों से भी तेजी पे आगे खड़ी हो जाएगी, इसे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। उपेक्षित है वो बता रहे हैं। मैं विमल जी नाम तो नहीं बताऊंगा, विगत 2 दिनों में मेरे पास 150 फोन आ गए। 150 फोन 100 कार्यकर्ता होंगे और करीब 50 लोग ऐसे हैं जो आज कोई ना कोई उनके पास में दायित्व है, वो वैसा भर गया दिल, मैं खुद आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मौका दे करके एक फंक्शन के हिसाब से आपको मान सम्मान करके और ढंग से आप शामिल करेंगे। तो ये बात हो रही है, चल रही है। आते आते एक ने कहा वैसे मेरे को साथ ले चलो, मैं अभी ठीक है, मैं विधिवत तरीके से ज्वाइन करते कहीं भारतीय जनता पार्टी या कहीं दबाव आया आपके पास? बिल्कुल आया, 2 दिन से चल रहा है, मैं रात भर नहीं सो रहा हूँ, लेकिन मेरे फर्क नहीं पड़ता। मेरे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मैंने जो लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य ये है कि मैं जनता के लिए काम करूं। आज को एक बात बताओ, हिंदुस्तान भर में देश आजाद होने के बाद कितने एमएलए है, आप किसी का नाम बता सकते हो क्या? कितने सांसद रहे, आप नाम गिना सकते हो क्या? कितने मंत्री रहे, आप नाम गिना सकते हो क्या? लेकिन जिन जिन आदमी ने संघर्ष किया और देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए काम किया, वो नाम आज भी याद है। तो ऐसे पद भी किस काम के जो आप जनता के लिए कुछ कर नहीं सको। और राजनीतिक क्षेत्र में तो जनता काम के लिए तो आए हैं, और आए किसके लिए, ये बताओ मुझे आप। आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और आप कहीं ना कहीं नींव के पत्थर भी हैं, तो कितना आपको लगता है नुकसान होगा या क्या लगता है? देखो, जब हम 2 पे थे तो 2 से एक समय ऐसा आया कि हम 300 दिन तक पहुंचे, ठीक है। एक समय वो था कांग्रेस के पास 400 सीटें थी और वो आज कहां है। राजनीति में ये कोई पता नहीं लगता, कौन 400 से 4 पे आ जाए और 4 वाला 400 पे चल जाए, कोई पता नहीं लगता। जनता फैसला करती है, जनता ये सोचती है कि ये पार्टी वाकई जनता का काम करेगी। उस समय एक लहर चलती है और वो लहर काम करती है, तो ये निश्चित है हम जनता का काम करेंगे तो आरएलपी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं आरएलपी छोटी, मैंने कहा पूरे देश में 2 सांसद थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, ये तो राजस्थान में 1 सांसद है, हमारे राजस्थान में 1 सांसद है तो सही ना, वहां तो पूरे देश में 2 थे, तो 200 से 400 पूछे, तो यहां भी पूछने में टाइम नहीं लगेगा। आरएलपी ज्वाइन करने के बाद आपकी आगामी रूपरेखा क्या रहेगी, किस रणनीति में आप काम करोगे, चुनाव नजदीक है? देखो, पहले मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हनुमान जी बेनीवाल है, उनसे मिलूंगा, उनसे मिलकर सारी बातचीत करूंगा। बातचीत करके पूरे जिले में एक संगठन के रूप में पहले हम स्थापित हो जाएं कि हमारा मजबूत संगठन खड़ा हो जाए। उसके बाद जब एक संगठन खड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रत्येक वार्ड तक हमारा संगठन खड़ा हो जाए, उसके बाद हमारा बूथ तक संगठन खड़ा हो जाए, और उसके बाद फिर हमारा आगे की कार्रवाई रहेगी। पिछले चुनाव में पार्टी से टिकट कटा था आपका, क्या इस बार आरएलपी से पार्षद चुनाव लड़ेंगे आप? देखो, अभी ये बात कहना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। क्या होगा ये तो बहुत गर्त में है, मैं ये भाव लेके ही नहीं आया। अगर पार्टी ये कहती कि आपको भाई ये चुनाव लड़ना ही है तो देखा जाएगा,
पार्टी के दिन नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, खत्म बात, सीधी सीधी बात है। मुख्य आप कहेंगे आप समर्थन के साथ? बिल्कुल समर्पण से काम करूंगा। आरएलपी को तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ा कर दूंगा अजमेर जिले में। तीसरे से पहले मोर्चे के रूप में, मतलब तीसरे मोर्चे के रूप में फर्स्ट पर। आप भी रामस्वरूप जी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि एक हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक मजबूत स्तंभ मिला है और एक बड़ी पार्टी के पुराने वट वृक्ष मिले हैं जो जिनकी छाया हमें भी मिलेगी और इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ काम भी कर पाएंगे। किशनगढ़ विधानसभा में एक जो बड़ा अनुभव रहा है इनके पास में, उस अनुभव की शायद हमें किशनगढ़ में ज़रूरत भी थी। और शंभू जी भाई साहब बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ये मैं कहना चाहूँगा कि शंभू जी भाई साहब का जो जीवन रहा है वो बहुत सादगीपूर्ण रहा है और शंभू जी भाई साहब निस्वार्थ भावना से आप और हम सब ये लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि एक का पार्टी के अंदर कई सालों से, कई दशकों से एक मतलब निस्वार्थ भावना से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जिनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला, हमेशा पीछे की लाइन दी गई। और शंभू जी भाई साहब जैसे कई ऐसे पार्टी के दिग्गज और पुराने सीनियर है जिनको पार्टी सम्मान देती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धन बल की पार्टी है और बड़े लोगों की पार्टी है, गरीब और किसानों की, शोषित पीड़ित की आवाज़ नहीं सुनती है। और शंभू जी भाई साहब जो अपना दर्द बता रहे थे, उस दर्द में इनकी एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है जो शायद हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर छुपी हुई है। कार्यकर्ता को एक बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा होता है। आज इनका भी परिवार है, इनका अलग व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान है, इनके रिश्तेदार है, जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ ये रहते हैं, वहाँ सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को पता होता है भाई ये बड़ी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। कई लोग हो सकता है बड़े नेताओं से नहीं मिल पाते, तो शंभू जी जैसे कार्यकर्ता ही है जिनको वो अपनी दिल की बात बताते हैं और अपनी समस्या सुनाते हैं। अब शंभू जी भाई साहब की अगर कोई नहीं सुनेगा तो शंभू जी क्या करेंगे? ऐसे कई हजारों कार्यकर्ता है जिनकी बात बड़ी पार्टियों में नहीं सुनी जाती है। और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वो आम कार्यकर्ता से बात करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के पास हनुमान जी बेनीवाल के नंबर है और हनुमान जी बेनीवाल के पास सभी कार्यकर्ताओं के नंबर है। सीधे कार्यकर्ता से बात करते हैं, संवाद करते हैं और कोई मुद्दे की बात होती है, कोई शोषित पीड़ित की बात होती है, किसी की भी राजस्थान में आवाज उठानी हो, किसी पीड़ित को न्याय दिलाना हो और कहीं भी जरूरत पड़े तो धरना, बड़ा धरना जाकर अगर करना हो, या अधिकारियों के कोई काम को मतलब अगर जनता का कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें अधिकारियों से काम करवाना, और सरकारों से लड़ते हैं, बड़े रूप में लड़ते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है राजस्थान के अंदर। आज हर आम आदमी ये कहता है कि हनुमान बेनीवाल रात को 3 बजे बाद सोता है और जनता के लिए लड़ता है, केवल 2 घंटे सोता है। तो धीरे धीरे जनता को समझ में भी आ रहा है और कई से ऐसे पीड़ित कार्यकर्ता है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मैं स्वागत करता हूं शंभू जी शर्मा का और धन्यवाद देता हूं और हम सब मिलके एक मजबूती से किशनगढ़ विधानसभा में बड़ी ऊर्जा के साथ में हम काम करेंगे और जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाएंगे। और नगर परिषद के अंदर कहीं अभी मकानों के पट्टे नहीं बने हैं, अमीरों के तो बन गए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं, वो पीड़ित है। तो आने वाले समय में हम उनके लिए भी नगर परिषद में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और भी जैसे हॉस्पिटल संबंधी समस्याएं हो गई, बिजली विभाग संबंधी समस्याएं होगी, उन्हीं सारी समस्याओं का सामना करेंगे और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद।